नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। अपन पिछली क्लास में किसान आंदोलन शुरू कर चुके थे। मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा दिया था, जिसकी प्रथम चरण को हम पढ़ चुके थे। आज हम सेकंड फेज की बात करेंगे, तो जुड़े रहिए। शुरू करते हैं हम तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पे मुस्कान लिए आज के इस सेशन की। तो चलो बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, और जिसमें हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन, यानी पीजेंट मूवमेंट्स। हम बात करते हैं, तो हम कल पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसकी फर्स्ट फेज मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज हम बात करेंगे द्वितीय चरण की। तो हुआ क्या था कि साधु सीताराम दास को जब बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया था, तो साधु सीताराम दास ओछड़ी चले गए थे, और ओछड़ी में एक संगठन था जिसका नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। वो चला रहे थे विजय सिंह पथिक। वहां पर विजय सिंह पथिक की मुलाकात हुई साधु सीताराम दास से, और साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को सारी बातें बताई। तो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए। तो ध्यान रखना, 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। इस से जुड़े। पथिक जी इस आंदोलन से जुड़ गए। अब पथिक जी यहां पर जुड़ने से पहले एक संगठन चलाते थे, विद्या प्रचारिणी सभा। वह कहां पर? ओछड़ी में। तो ध्यान रखना, इस समय विजय सिंह पथिक ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा नामक संगठन चलाते थे। कौन सा संगठन? तो नाम ध्यान रखना बेटा, विद्या प्रचारिणी सभा। फिर मैं बात करूं, तो इस समय उनके साथ एक व्यक्ति और जुड़े इस आंदोलन से, जिसका नाम था माणक्यलाल वर्मा। तो सुनो, माणक्यलाल वर्मा भी आंदोलन से जुड़े। माणक्यलाल वर्मा भी आंदोलन से जुड़े। माणक्यलाल वर्मा खुद बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे भाई, और इन्होंने फिर बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी, और किसानों की इस स्थिति को देखकर इन्होंने किसान आंदोलन में जुड़ने का निर्णय ले लिया था। अब पथिक जी जब जुड़े, तो पथिक जी ने किसानों से बात की कि भाई तुम लोगों को क्या समस्या है, तुम लोगों को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और पथिक जी को सारी बात समझ में आई। तो पथिक जी ने कहा, भाई तुम आंदोलन कैसे चलाते हो, तुम्हारा कोई संगठन है? तो उन्होंने कहा, नहीं सर, हमारा कोई संगठन नहीं है, और हम तो जैसे हमारे धाकड़ भाई कहते हैं वैसे हम आंदोलन चला लेते हैं, क्योंकि ये आंदोलन धाकड़ किसानों ने शुरू किया था। इन्होंने कहा, नहीं, कोई भी आंदोलन किसी जातिगत नाम से कभी नहीं चल सकता, तो यहां पर एक संगठन बनाओ। और विजय सिंह पथिक ने यहां पर एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा उपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम रखा? उपरमाल पंच बोर्ड। और इस संगठन की स्थापना हुई थी 1917। कब? 1917 में। फिर मैं बात करूं, तो इस संगठन के संस्थापक रहे विजय सिंह पथिक।
1917 में इस दिन हरियाली अमावस्या और थी। कौन सा दिन था? हरियाली अमावस्या। और इस हरियाली अमावस्या के दिन बेरीशाल में मेला लगता था। तो का बेरीशाल में स्थापना कर लेंगे ताकि मेले के माध्यम से वैसे भी वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी और हमें और भीड़ इकट्ठा करने की चिंता नहीं रहेगी। तो जगह थी बेरीशाल। अब कोई भी संगठन जब बनता है तो उसका कोई न कोई अध्यक्ष होता है। तो इस संगठन के अध्यक्ष और इस संगठन के सरपंच एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मन्ना पटेल। क्या नाम था? मन्ना पटेल। चाहे अध्यक्ष कह दो चाहे सरपंच कह दो, किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को। कब बनाया गया था संगठन? तो 1917 में। कहां पर? बेरीशाल पर। किस दिन? हरियाली अमावस्या के दिन। किसने बनाया? विजय सिंह पथिक ने। अब पथिक जी ने संगठन बनाया। अब पथिक जी के दिमाग में आया, यार एक कोई संगठन युवाओं का होना चाहिए। यूथ किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और युवाओं का आंदोलन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी होता है। तो इन्होंने एक युवाओं का संगठन बनाया जिसका नाम था उपरमाल सेवा समिति। कौन सा संगठन? उपरमाल सेवा समिति। इसी साल बना था 1917 में। और उसके माध्यम से एक पर्चा बांटा था उपरमाल का डंका। और उन युवाओं को कहा, भाई तुम्हें घर घर घूमना है और किसानों को इन समस्याओं के बारे में बताना है। तो ध्यान रखना, एक संगठन बनाया उपरमाल सेवा समिति। युवाओं का संगठन था। किसका? युवाओं का। और इसके माध्यम से उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। पर्चा मतलब पैम्पलेट। एक पर्चा प्रकाशित कर दिया था। फिर मैं अगली बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि दो नए संगठन बने थे। एक का नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा और एक का नाम था राजस्थान सेवा संघ। दोनों संगठनों से विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे और राजस्थान सेवा संघ तो विजय सिंह पथिक का खुद का संगठन था। तो पथिक जी ने इन दोनों संगठनों को यहां पर जोड़ दिया। तो ध्यान रखना, राजपूताना मध्य भारत सभा तथा राजस्थान सेवा संघ। इस आंदोलन से जुड़े। दोनों संगठन इस आंदोलन से जुड़ गए। जब ये संगठन जुड़े थे तो राजपूताना मध्य भारत सभा ने एक आदमी को यहां जांच करने के लिए भेज दिया था जिसका नाम था भवानी दयाल। तो ध्यान रखना, राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल को जांच करने भेजा। भवानी दयाल आ गए यहां जांच करने। और उधर कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था 1919 में और वो अमृतसर अधिवेशन पंजाब के अमृतसर में हो रहा था। तो विजय सिंह पथिक ने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस वालों को साथ में जोड़ा जाए। और कांग्रेस भारत की लीडिंग पार्टी है। बापू जैसे लोगों का जब समर्थन मिलेगा तो रियासत पर दबाव आएगा और किसानों की मांगे मानने के चांस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो उन्नीस के कांग्रेस के
अमृतसर अधिवेशन में। अब क्या हुआ अमृतसर अधिवेशन में? तो इस अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक से विजय सिंह पथिक ने बात की और तिलक ने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या? तो हमें बिजोलिया के किसानों का समर्थन करना चाहिए, उनकी स्थिति सही में विचारणीय है। एक और नेता थे केलकर, उन्होंने समर्थन किया, बोले साहब तिलक कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है। लेकिन दो लोग गांधी और मदन मोहन मालवीय ने इस बात का विरोध कर दिया। अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने प्रस्ताव रखा तथा केलकर ने समर्थन किया। गांधी व मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। बापू और मालवीय ने विरोध कर दिया। उसमें बापू ने कहा था कि भी हम नहीं चाहते कि अभी आंदोलन की शक्तियां राजाओं और अंग्रेजों के विरोध में बंट जाए। अभी हम एक मुश्त फोकस होकर अंग्रेजों से लड़ना चाहते हैं। जब देश आजाद हो जाएगा तो यहां वाले राजाओं को तो हम बाद में भी देख लेंगे। अभी अगर हम राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ बराबर शक्तियों का यूज करने लग जाएंगे तो हमारी शक्तियां बंट जाएगी और राजा और अंग्रेजों के लिए हमारा दमन करना आसान हो जाएगा। तो तिलक ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए पत्र लिख देता हूं। तो तिलक ने मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा। लेकिन विजय सिंह पथिक जानते थे कि बापू बापू ही है। तिलक के पत्र लिखने से प्रभाव आ सकता है लेकिन वो बापू वाला मामला नहीं हो सकता। बापू का तो सपोर्ट होना ज्यादा जरूरी है। अब क्या किया जाए? तो पथिक जी ने कहा कि अगले साल जब नागपुर में अधिवेशन होगा तो बापू को थोड़ा इमोशनल करेंगे। बापू इमोशनल टाइप के आदमी थे, लोगों के दुख देखते थे तो बापू से रहा नहीं जाता था। तो नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक 3 किसानों को साथ में लेकर गए, कालू जी, नंदराम जी और गोखले जी। इन तीनों से वहां प्रदर्शनी लगवाई। जब बापू ने किसानों की स्थिति देखी तो बापू के मन में दया भावना आई और बापू ने कहा मैं तुम्हारा इनडायरेक्ट सपोर्ट करता हूं, अप्रत्यक्ष समर्थन, कि यानी मैं तुम्हारे साथ तो हूं लेकिन खुल के तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कालू जी, नंदराम जी तथा गोकुल जी ने प्रदर्शनी लगाई। किसान थे 3। तो महात्मा गांधी ने अपना अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, इनडायरेक्ट सपोर्ट। तो महात्मा गांधी ने अपना अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, इनडायरेक्ट क्या कर दिया था? सपोर्ट कर दिया था। फिर हम बात करें 7:15 हो गए, मैच की क्या स्थिति है रे, अपडेट तो करो। तो महात्मा गांधी ने अपना अप्रत्यक्ष समर्थन कर दिया और गांधी जी ने अपने पीए महादेव देसाई को उदयपुर भेजा।
महादेव देसाई को कहा, महादेव जी आप उदयपुर जाओ, उदयपुर जाकर मेवाड़ महाराणा से मुलाकात करो और मेवाड़ महाराणा को इनके बारे में बताओ और मेवाड़ महाराणा को कहो कि इनकी स्थितियों में क्या करें, सुधार करें। आए महादेव देसाई, यहां पर इनसे बात की। अगली बात तो विजय सिंह पथिक ने कहा, यार अब कुछ समाचार पत्रों में खबरें छप जाए ना तो हमारा मामला थोड़ा प्रभावशाली हो जाए। तो उन्होंने कोशिश की कि यार समाचार पत्रों में थोड़ा मामला हो जाए। तो कौन कौन से समाचार पत्रों में खबरें छपी, हम उसकी बात करते हैं। तो हम यहां पर एक इंडेक्स ही बना लेते हैं कि कौन सा समाचार पत्र था, कहां से छपता था और कौन छापता था, है ना, कि समाचार पत्र कौन सा था और कहां से छपता था और इस समाचार पत्र को छापता कौन था। बात करें हम इन समाचार पत्रों की तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं कि जो सबसे पहला समाचार पत्र है वो एक समाचार पत्र था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। प्रताप एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र था, है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन को फेमस करने में सबसे बड़ा हाथ ही किसी समाचार पत्र का रहा था। तो बिजोलिया के किसान आंदोलनों में प्रताप का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। प्रताप को सबसे ज्यादा फेमस करने का योगदान दिया जाता है कि भाई प्रताप नहीं होता तो शायद बिजोलिया किसान आंदोलन इतना फेमस नहीं होता। प्रताप कहां से छपता है? तो प्रताप छपता बेटा कानपुर से। कौन सा समाचार पत्र? प्रताप। कहां से छप रहा है? कानपुर से। कौन छाप रहा है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। तिलक ने इन गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी और कहा था, यार आपके तो अखबार का भी नाम प्रताप है और अगर आप मेवाड़ की खबरें नहीं छापोगे तो कौन छापेगा। तो जरूरी था ये। एक मिनट जोड़े रहिए आप लोग। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस आंदोलन की खबरें छापी थी। फिर एक अखबार था मराठा, इंग्लिश में छपता था। भाई अंग्रेज भी पढ़े तो कम से कम समझ में उन्हें भी तो बैठ रहा है, तो मराठा में खबरें छपवाई। कहां से? तो मराठा छपता था पूना से। कौन छापते थे? तो बाल गंगाधर तिलक का अखबार था। और तिलक जी तो पहले भी मेवाड़ रियासत को लेटर लिख चुके थे, वो तो किसानों के सपोर्ट में ही थे। तो जब पथिक जी ने कहा साहब थोड़ी बहुत हमारी खबरें छापो, तो तिलक जी ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छाप देंगे। फिर एक अखबार था राजस्थान केसरी। अब सब दूसरे भी तो खबरें छाप रहे, तो विजय सिंह पथिक ने अपने अखबार को भी पीछे नहीं छोड़ा, बोला अपने अखबार में भी खबरें छापो। विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र था वर्धा से छपता था। वर्धा पूना ये महाराष्ट्र में जगह पड़ती है ना। और किसका समाचार पत्र था? विजय सिंह पथिक का। फिर एक राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र निकालता था जिसका नाम था नवीन राजस्थान। कहां से? अजमेर से। कौन निकाल रहा है? राजस्थान सेवा संघ। फिर एक अखबार अभ्युदय। कहां से? प्रयाग से। इनका बस नाम और जगह ध्यान रखना, संपादक की कोई लोड नहीं है, नहीं पूछेगा कभी भी एग्जाम में, चिंता नहीं करनी है। और एक भारत मित्र। कहां से? तो कलकत्ता से। कौन सा समाचार?
भारत मित्र, इन समाचार पत्रों में खबरें छपी। देखो अभी तक हमने बात की कि विजय सिंह पथिक ने और हमारे बाकी क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया। जब ये यहां पर इतनी घटनाएं कर रहे थे तो क्या रियासत कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी? हाँ की साहब। तो रियासत ने अपने जांच आयोग भेजे थे 2, तो हम बात करते उनकी। रियासत के जांच आयोग, रियासत का पहला जांच आयोग था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जो 1919 में आया था। पहले जांच आयोग का क्या नाम है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। जो इस आंदोलन को, जो इस आयोग को लीड करेगा, आयोग उसी के नाम से जाना जाएगा। तो इस आयोग में प्रमुख व्यक्ति थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, तो इसको बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कह देते हैं। 2 सदस्य थे, एक का नाम था अफजल अली, और एक का नाम था अमर सिंह। 3 लोग आए थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद, अफजल अली और अमर सिंह। ध्यान रखना है जो अमर सिंह था यह सामंत केसरी सिंह का संरक्षक था, क्योंकि यहां तक आते आते पृथ्वी सिंह की मौत हो गई थी और उनका बेटा केसरी सिंह यहां पर सामंत बन गया था। लेकिन केसरी सिंह एक छोटा बच्चा था, तो सामंत केसरी सिंह का संरक्षक था अमर सिंह। फिर एक जांच आयोग, जिस जांच आयोग का नाम था राज सिंह बेदला आयोग, 1920 में आया। बेदला मेवाड़ का एक ठिकाना है, वहां के सामंत थे राज सिंह बेदला, तो राज सिंह बेदला आयोग। इसमें भी 2 सदस्य थे, तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। ध्यान रहेगी बात, राज सिंह बेदला आयोग कब? 1920 में। कौन कौन? तो तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। फिर मैं बात करूं तो जब अखबारों में खूब सारी सी खबरें छपी तो अंग्रेजी सरकार पर दबाव आया और अंग्रेजी सरकार ने अपना जांच आयोग भेजा 1922 में। बात करते हैं अंग्रेजी सरकार का जांच आयोग। 2 बात करेंगे। पहली तो मैं कहूं कि अंग्रेज अधिकारी, और दूसरी मैं कहूंगा कि किसान नेता। कि यहां पर कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी आए और यहां पर कौन कौन से किसान नेता थे। मैं बात करूं अंग्रेज अधिकारियों की, देन मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर एक राजस्थान का एजीजी आया जिसका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। राजस्थान का एजीजी है, राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल है जिसका क्या नाम है? रॉबर्ट हॉलैंड। साथ में इनका खुद का पीए आया जिसका नाम था आगलवी। इसका रॉबर्ट हॉलैंड का सचिव था, पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हो आप, आगलवी। साथ में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आया विल्किंस। मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जिसका क्या नाम है? विल्किंस। साथ में मेवाड़ रियासत के दीवान आए प्रभाष चंद्र चटर्जी। और साथ में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था बिहारी लाल।
जो मेवाड़ रियासत के हाकिम थे। हाकिम एक पद होता है जो राजा द्वारा रियासत में नियुक्त किया जाता है ना, रियासत में क्या, सॉरी, ठिकानों में नियुक्त किया जाता है, उसको हाकिम कहते हैं। मांडलगढ़ ठिकाना था, वहां के हाकिम थे बिहारी लाल जी। ये लोग आए अंग्रेजों की तरफ से, किसानों की तरफ से। अब हुआ क्या कि जब इतना दबाव आया तो रियासत ने कहा इस विजय सिंह पथिक को पकड़ के लाओ। तो विजय सिंह पथिक एक जगह पर चले गए थे और उस जगह का नाम था उमा जी का खेड़ा। वहां पर माणिक्यलाल वर्मा की चलती थी स्कूल और वहीं पर विजय सिंह पथिक रहने लग गए थे। तो पथिक जी तो अब आ नहीं सकते, क्योंकि पथिक जी आएंगे तो ये पथिक जी को हाथों हाथ गिरफ्तार कर लेंगे। तो पथिक जी ने अपने सबसे खास दोस्त को भेजा था, राजस्थान सेवा संघ में इनके सहयोगी भी थे, राम नारायण चौधरी। सिक्कर के सेठ जी थे, बाणीय थे राम नारायण चौधरी। तो इन राम नारायण चौधरी को कहा कि राम नारायण जी आप जाओ और आप जाकर इस जांच आयोग से मिलो और किसानों की मांगों को रखो। तो राम नारायण चौधरी ने कहा ठीक है साहब, मैं चला जाऊंगा। साथ में एक आदमी और भेजा जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम था? माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा जी को भेज दिया। साथ में एक व्यक्ति गए, मोतीलाल। ये मोतीलाल तेजावत नहीं है, ये इस समय उपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष है, क्योंकि जिस समय संगठन बना था उस समय अध्यक्ष मन्ना पटेल बने थे, लेकिन इस समय अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल जी। फिर साथ में एक आदमी थे नारायण जी पटेल। अब इन लोगों ने इस जांच आयोग के सामने अपनी बातें रखी। तो इस जांच आयोग ने किसानों की मांगों को समझा और उन्हें लगा यार कि किसान जो कर रहे हैं वो जेन्युइन है। तो इन्होंने किसानों के जो 84 कर लगते थे टोटल, मैंने कल कारणों में जो आपको लिखवाए थे, उसमें से 35 कर माफ कर दिए। बोले साहब आज से 84 नहीं, आज से तुम्हारे 35 कर ही लगेंगे। तो ध्यान रखना, इस आयोग ने किसानों के 84 में से माफ कर दिए। कितने कर माफ? 35। और फिर मैं बात करूं तो सामंत ने इस समझौते को स्वीकार ही नहीं किया। सामंत ने कहा साहब मैं तो पूरे के पूरे 84 कर लूंगा, मेरे यहां पर रहना है तो आपको 84 कर देना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है रियासत ने माफ किए तो उदयपुर जाके खेती कर लो, अगर किसी को लगता है अंग्रेजों माफ कर देंगे तो इंग्लैंड जाके खेती कर लो, हमें तो हमारे पूरा चाहिए। तो सामंत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। सामंत ने कहा साहब मैं तो इस समझौते को नहीं मानता हूं, मेरे यहां पर अगर किसी को रहना है तो मेरे यहां पे तो पूरे के पूरे 84 के 84 कर देने पड़ेंगे, मैं 35 कर माफ नहीं करूंगा। किसान बीच में पेशीज रहे थे कि रियासत और अंग्रेज मांगे मानने को तैयार हैं, लेकिन अब बेचारा सामंत फंस गया तो मामला गड़बड़ हो गया किसानों के लिए। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की कि इस समझौते के बाद इस आंदोलन की डिक्लाइनिंग फेज शुरू होगी, तो आंदोलन का शुरू होता है तृतीय चरण। अब देखो तीसरा चरण शुरू हुआ तो एक अंग्रेज अधिकारी आया ट्रेंच। उस ट्रेंच ने यहां पर भूमि बंदोबस्त किया। भूमि बंदोबस्त को इंग्लिश में कहते हैं लैंड सेटलमेंट, और असल में भूमि बंदोबस्त या लैंड सेटलमेंट का उद्देश्य होता है कि जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स की नई रेटें तय करना, कर को नए सिरे से निर्धारित करना। आगे बात समझ में? तो यहां पर ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त किया। चलो बात करते हैं। यहां पर ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त किया, लैंड सेटलमेंट किया ट्रेंच ने। अब क्या किया ट्रेंच ने? अब अंग्रेज आदमी है साहब, इतनी चीजें ने तो जानता नहीं कोई बात, तो उसने क्या किया, सिंचित भूमि के कर तो कर दिए कम
और असिंचित भूमि के कर बढ़ा दिए। यानी इरिगेटेड लैंड का टैक्स कम और नॉन इरिगेटेड लैंड का टैक्स ज्यादा। यानी जिसकी इनकम ज्यादा है उनको तो टैक्स कम देना है, जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स ज्यादा देना है। तो इन्होंने यानी ट्रेंच ने सिंचित भूमि के कर बढ़ा दिए तथा असिंचित भूमि के कर कम कर दिए। सॉरी उल्टा लिख दिया। सिंचित भूमि के तो कम कर दिए थे और असिंचित भूमि के बढ़ा दिए थे। ठीक कर देते अपन इसको। कम कर दिए और असिंचित भूमि के कर क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए थे। तो ये लिखा अपन ने, सिंचित भूमि के कर कम कर दिए तथा असिंचित भूमि के कर बढ़ा दिए। अब जब असिंचित भूमि के कर बढ़ गए तो किसानों में दिक्कत हुई यार। और उधर आगे मैं पढ़ाऊंगा, बेगू किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक को जेल हो गई थी। तो पथिक जी थे इस समय जेल में। किसान सब गए पथिक जी के पास और जाके कहा यार पथिक जी यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया और इन्होंने तो असिंचित भूमि के कर और बुलटे बढ़ा दिए। तो जो बेचारे गरीब है उनकी तो स्थितियां और डाउन हो गई और जो अमीर है वो और अमीर हो जाएंगे। तो पथिक जी का एक काम करो, सामंत को कह दो भाई आज से हम जमीन में खेती करेंगे ही नहीं, हम जमीन को पड़त रखेंगे और अगर जमीन में प्रोडक्शन नहीं होगा तो सामंत टैक्स कैसे लेगा? न तो हम खेती करेंगे, न हमारी खेती में प्रोडक्शन होगा, न हम सामंत को टैक्स देंगे। किसानों ने जाके सामंत को कहा कि साहब आज से हम जमीन को पड़त रखेंगे, हम खेती करेंगे ही नहीं तो टैक्स देंगे ही नहीं, काय का ज्यादा टैक्स दे। पर साहब सामंत बड़ा इंटेलिजेंट था और सामंत ने कहा कि जमीन पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम लोग खेती नहीं करोगे, जमीन को पड़त रखोगे तो मैं तो जमीन का किराया लूंगा, फिक्स कर दूंगा टैक्स कि इतना टैक्स तो कम से कम सबको देना ही है। अब किसान गए वापस पथिक जी के पास कि साहब वो तो कह रहा है जमीन का किराया लूंगा और मैं तो सबसे टैक्स लूंगा। अब विजय सिंह पथिक ने कहा यार ऐसे तो किराया लेगा तो कैसे काम चलेगा? तो पथिक जी का एक काम करो, सामंत को कह दो कि भाई तू अगर किराया लेगा जमीन का तो तू तेरी जमीन रख ले, हमें तुझे तेरी जमीन चाहिए ही नहीं। किसानों ने कहा साहब ये ज्यादा हो जाएगा। अरे बोल चिंता काहे कर रहे हो, तुम खेती नहीं करोगे जमीन का करेगा क्या? तुम खेती करोगे तभी तो उसको इनकम मिलेगी, तो पग पकड़ लेगा तुम्हारे। और किसान गए जोश जोश में और किसानों ने अपनी जमीनें सामंत को दे दी। बोला आज के बाद हमें न तो तेरी जमीनें चाहिए और हम न तेरी जमीन में खेती करेंगे। सामंत को गुस्सा आया। सामंत ने किसानों को कहा कि अभी कोई जमीन वापस लेना चाहता तो ले लो, माफ कर दूंगा, और अभी नहीं लेगा तो मैं उसकी जमीन जमींदारों को बेच दूंगा। जमींदार अपने आप खेती करवाएंगे, मुझे तो मेरा टैक्स मिलेगा। और कुछ किसानों ने तो अपनी जमीनें वापस ले ली, कुछ किसान जो अड़े रहे उनकी जमीनें सामंत ने जमींदारों को बेच दी। तो ध्यान रखना बेटा, विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने सामंत को जमीन लौटा दी। जमीन लौटा दी और सामंत ने जमीन बेच दी। और सामंत ने जमीन बेच दी। अब जब सामंत ने जमीन जमींदारों को बेच दी तो यार किसानों की तो जमीन चली गई। एक किसान के लिए जो सब कुछ होता है वो जमीन ही तो होता है।
किसानों को गुस्सा आया, किसानों के और विजय सिंह पथिक के बीच में बहस हो गई, किसानों के और विजय सिंह पथिक के बीच में अनबन हो गई। जब ऐसी मामला इधर हुआ तो पथिक जी आंदोलन से अलग हो गए। 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। बोले भाई ठीक है, अगर तुम्हें लगता है सब मेरी वजह से हुआ तो आज से मैं तो तुम्हारे आंदोलन में किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा। तुम्हें जो ढंग का नेता लगे तुमसे आंदोलन चलाओ और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ समय के लिए यहां पर माणिक्यलाल वर्मा ने आंदोलन चलाया। तो माणिक्यलाल वर्मा ने आंदोलन का नेतृत्व किया। माणिक्यलाल वर्मा ने बढ़िया आंदोलन को लीड किया, लेकिन वही बात थी, रियासत ने वर्मा जी पर भी दबाव बनाए तो वर्मा जी को भी यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के अजमेर जाना पड़ा। वर्मा जी अजमेर चले गए। अब किसान गए बापू के पास और बापू कैसे भी करके हमें पार पटको और हमारी तो स्थिति बहुत दयावह है। तो बापू ने वहां से जमनालाल बजाज को भेजा। अब बजाज जी साहब बाणीय थे, धंधा करने वाला आदमी था। किसान आंदोलनों में क्या करता वो आदमी, फिर भी कुछ समय तक जुड़े रहे। और बजाज जी को एक लड़का मिला हरिभाऊ उपाध्याय, उन्होंने आंदोलन हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दिया और खुद वापस दिल्ली चले गए। अब बेटा आंदोलन दम तोड़ने की स्थिति में था, कोई नेता ढंग का था नहीं, तो फिर हरिभाऊ उपाध्याय भी आंदोलन से अलग हो गए। तो ध्यान रखना, कालांतर में जमनालाल बजाज तथा आंदोलन चलाया। फिर किसान बिल्कुल परेशान हो गए। किसान चले गए उदयपुर और उदयपुर जाकर मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी से मुलाकात की। भूपाल सिंह जी, आप तो हमें जमीनें वापस दिला दो, आप जो कहोगे वो मांगे मान लेंगे। तो 1941 में मेवाड़ के दीवान थे वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, उनके साथ मिले। इन्होंने किसानों ने समझौता कर लिया, कुछ उन्होंने उधर से टैक्स में छूट दे दी और उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई तुम प्रजामंडल आंदोलनों में भाग नहीं लोगे। आगे हम प्रजामंडल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 1938 में तो मेवाड़ का प्रजामंडल बन गया था, बहुत प्रभावशाली था। तो इन्होंने शर्त रखी किसानों से कि आप प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लोगे। किसानों ने वो शर्त मान ली थी और आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ध्यान रखना, 1941 में किसानों ने मेवाड़ के दीवान वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता से समझौता कर लिया और इन्होंने कहा था कि आप प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लोगे तो हम आपको आपकी जमीनें लौटा देते हैं। इन्होंने हाँ भर ली थी और इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग न लेने की शर्त पर किसानों को जमीनें वापस दे दी थी। ध्यान रहेगी बात, लिख लेते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन में भाग न लेने की शर्त पर किसानों को उनकी जमीनें लौटा दी थी।
अब बात करते हैं आंदोलन की कुछ अन्य बातें, कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीजें, अन्य तथ्य। तो यह आंदोलन 44 साल चला था बेटा। 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। तो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन था, यह बात ध्यान रखना कि विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। जो कितने साल चला? 44 ईयर्स, 44 साल चला। यह आंदोलन बाकी जितने भी आंदोलन थे, किसान आंदोलन, उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। स्वावलंबी आंदोलन था साहब। कभी किसी किसान ने किसी से भी पैसा नहीं लिया, अहिंसक था, कोई भी नहीं मरा। तो ये एक स्वावलंबी आंदोलन था। यह एक स्वावलंबी अन्य आंदोलनों के लिए क्या रहा? प्रेरणा स्रोत रहा। फिर माणिक्यलाल वर्मा ने इस किसान आंदोलन के लिए एक गीत लिखा था, पंछीड़ा। कौन सा? पंछीड़ा, ये ध्यान रखना। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा। ध्यान रखना मेरे शेरों, अर्जी गीत लिखा था बूंदी आंदोलन के लिए वर्मा जी ने, पंछीड़ा लिखा था मेवाड़ के लिए। कंफ्यूज मत हो जाना। मेवाड़ किसान आंदोलनों के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा था, देन आपको ध्यान रखना है माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था। फिर मैं अगली बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि प्रेमचंद ने अपना उपन्यास रंगभूमि समर्पित किया। प्रेमचंद ने अपना उपन्यास रंगभूमि इस आंदोलन को समर्पित किया। एक उपन्यास लिखा था रंगभूमि, और वो इसी आंदोलन को क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। किसने? तो ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद ने। कौन सा उपन्यास? रंगभूमि। कौन से आंदोलन को? तो बिजोलिया वालों को। फिर इस आंदोलन में रमा देवी जेल गई। एक महिला थी रमा देवी, जयपुर के एक नेता हुए थे लादूराम जोशी, उनकी पत्नी थी रमा देवी। वो इस आंदोलन के दौरान जेल गई थी, और उनका तो एक बड़ा खूबसूरत सा स्टेटमेंट भी है कि बिजोलिया की जनता पर जब जब अत्याचार किया जाएगा तब तब मैं वापस आऊंगी। जब जब मुझे बिजोलिया की जनता बुलाएगी, मैं बिजोलिया के जनता के हक के लिए और उनकी आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। तो वो महिला नेता कौन सी? रमा देवी। लादूराम जोशी से पुनर्विवाह कर लिया था, रामनारायण चौधरी के इनके संपर्क में थी, तो वो यहाँ आई थी, वो जेल गई थी। और अंजना देवी चौधरी ने भाग लिया था। अंजना देवी चौधरी ने भाग लिया। आगे बात समझ में? ये बिजोलिया किसान आंदोलन की बड़ी बड़ी बातें थी। एक और पूछ लेगा तुम्हें, बिजोलिया किसान आंदोलन का संदेशवाहक कौन था? तो संदेशवाहक था तुलसी भील। कौन? तुलसी भील। एक बिजोलिया किसान आंदोलन का संदेशवाहक यानी कोऑर्डिनेटर का काम किया होगा, इधर की खबरें उधर पहुंचाने के लिए। बिजोलिया किसान आंदोलन अपना हो गया समाप्त। एक बात मैं आपको अंजना देवी चौधरी के बारे में अलग से बता देता हूं, नोट करके कॉपी में लिख लेना।
अंजना देवी चौधरी। तो पहली बात तो अंजना देवी चौधरी के बारे में कि रामनारायण चौधरी की पत्नी फिर राजस्थान के आंदोलनों के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला है। राजस्थान के आंदोलनों में जेल जाने वाली प्रथम महिला नेता। मैं सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूं कि पूरे राजस्थान के जितने भी आंदोलन हुए उसमें जेल जाने वाली पहली महिला नेता कौन थी? तो रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी पहली महिला नेता थी जो कहां गई थी? जेल गई थी। ठीक है मेरे लाडलो, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक सी नहीं है। आगे हम बेगू के किसान आंदोलन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।